नमस्कार दोस्तों। चाइना की क्रांति की ओर आज ले चलता हूं आप सबों को। और आज मुलाकात आपको इस कहानी में ऐसे शख्स से कराऊंगा जिसकी तूती दुनिया में बोल रही है, जिससे मिलने के लिए दुनिया में होड़ लगी है, जिसका देश दुनिया पे आज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में, हब के रूप में जानी जाती है, दुनिया पे राज कर रहा है। इवन अमेरिका के गलियारों में जो पिछवाड़े हैं, कहने का मतलब है उसका जो साउथ अमेरिका है उसमें 700 अरब बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर देता है। आंखों की किरकिरी बना हुआ है। पुतिन से लेकर ट्रंप से लेकर दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं सब उनसे मिलने को आतुर है। सबका दिल मचल रहा है कि कब उनसे मुलाकात हो। और कोई मिलकर आ जाते हैं, कोई सुनकर आ जाते हैं, कोई दिल में दिल कुछ कहकर चले आते हैं। ऐसे शख्स की कहानी में आप समझ गए होंगे मैं इशारा क्या कर रहा हूं, बट ट्विस्ट देता हूं थोड़ा सा। बीजिंग में एक परिवार रहता था जिसके पिताजी माओ त्से-तुंग के साथ में अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंचा। और माओ त्से-तुंग को माओ जेडोंग भी बोलते हैं। जब उनकी सत्ता आई तो अपने साथ उप प्रधानमंत्री के रूप में जिस शख्स को बनाया वो सत्ता में बहुत दिन तक उस सत्ता का साझेदार रहा और अपने बुलंदियों पे था। लेकिन तभी एक मोड़ आता है। माओ त्से-तुंग अपनी कई नीतियों में इस तरह से करके आया कि किसानों की जमीन ले ली, वहाँ पे साझा किचन बनाया, साझा खेती की गई, बहुत तमाम चीज़ों की आलोचना हुई। हर घर के पीछे उद्योग धंधे करने जैसा एक कंपनी खोल दी गई और इन तमाम चीज़ों की आलोचना करने वाला कोई और नहीं था। जिनको उप प्रधानमंत्री बनाया वो धीरे धीरे आलोचना करने लगे थे। हद तो तब हो गई जब एक उपन्यास आया ली जिडान करके, लगभग ये 1958 की बात है, जब इस उपन्यास में एक ऐसे महारथी की चर्चा कर रहे थे जो 1936 में अपनी जान गवा दिए थे और माओ त्से-तुंग के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर गृह युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। और उसमें गाओ गांग एक था जो माओ त्से-तुंग के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई को अंजाम दे रहे थे गृह युद्ध में। और 1 अक्टूबर 1949 को जब चाइना माओ त्से-तुंग के गिरफ्त में आ जाता है और सत्ता का संचालन करने लगते हैं, तभी इस बंदे को पार्टी से निष्कासित कर दी जाती थी 1954 में। और उसका भी महिमा मंडन इस बुक में किया गया था। इस बुक के तारीफ कर देना एक उप प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल कर देगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था जिस बंदे को मैंने अर्श से फर्श तक साथ दिया मेरी आलोचना को सह लेगा। बट वो आलोचना तक नहीं रही। माओ त्से-तुंग के एक स्पेशल सेना हुआ करती थी, रेड गार्ड, जो हर किसी को पकड़ लिया करता था जो भी माओ त्से-तुंग के खिलाफ जाता था या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ जाता था। उसे सरेआम, अगर किस्मत अच्छी है तो बच जाओगे, अगर किस्मत बुरी है तो ऊपर वाले के हवाले। और इस तरह से उप प्रधानमंत्री, अब इनका नाम लेने जा रहा हूं, शी झोंगसुन, किस्मत अच्छा था, बच गए थे। अब इस घर में ये सब जब घटनाएं हो रही थी तो 12 साल का बच्चा सब देख रहा था। अब उस 12 साल का बच्चा को पिताजी के साथ में ये घटनाएं हुई, मां के साथ में पिताजी के साथ ये घटना हुई कि बीच चौराहे पे लाया गया और एक पट्टा पहनाया गया जिसमें लिखा गया एंटी एलिमेंट ऑफ पार्टी, जिन्हें बेइज्जती किया गया, जिन्हें कंपनी में भेज दिया काम करने के लिए, उप प्रधानमंत्री थे, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया, जिनकी मां को सरेआम बाजार में बेइज्जती किया गया, पट्टे डाल दिया गया, एक कैप पहना दिया जिसमें लिखा गया ये खानदान गद्दार है, जिसकी बहन सहन नहीं कर पाई
और मौत को गले लगाए, खुदकुशी कर ली। ये बच्चा सब देख रहा था, 12 साल का बच्चा था ये, जब ये घटनाएं हो रही थी। और इस बच्चे को गांव के सुदूर इलाकों में गुफाओं की ओर भेज दिया जाता है, जहां के हालात बद से बदतर हो जाए थे। जब इन बर्बरताओं को सामने से देखा होगा, उसके सेहरन को आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसके रोए किस तरह खड़ा हो रहा होगा। बाप जेल में चला गया, मां के भरी बेइज्जती बाजार में हुई है, बहन मौत को गले लगा चुकी है, सहन न कर पाई अपमान को। भाई इस अपमान का बदला क्या लेने के लिए नहीं सोच रहा होगा? गुफाओं में कभी खेती कर रहा है, कभी बोझा उठा रहा है, कभी क्या कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। बट जब भी उसे मौका मिल रहा था तो पढ़ाई को अपने दिमाग में संतुलित विचार को रखते हुए पढ़ाई को ध्यान में रखा और पढ़ता जा रहा था। कभी मार्क्स को पढ़ रहा था तो कभी उसी माओ से तुंग की नीतियों को समझ रहा था। और चाहत इतनी बड़ी थी कि माओ से तुंग के उस गद्दी पे मैं कब बैठूंगा, कैसे बैठूंगा। और वो दिन भी आया जिस बर्बरता के साथ उसके परिवार के साथ ये जुल्म अत्याचार किए गए थे, उसका बदला लेने का भी मन में ठान रखा था। 50 साल के बाद माओ से तुंग की गद्दी पे बैठा और उस बंदे का नाम है सिन जिनपिंग। ये जिनपिंग आज चाइना का राष्ट्रपति है। आप सोचिए कि 12-13 साल की उम्र में जिस बच्चे के साथ में परिवार में इस तरह की घटनाएं घटी, उसके पास 2 मोड़ पे जिंदगी ले जा सकता था। या तो बदला लेने के लिए मैदान में आ जाता और मौत को गले लगा लेता, या बदला लेने के लिए एक रास्ता चुनता पॉलिटिक्स में कैसे जाना, जहां पे राजनीतिक एबीसीडी सीखना और उसी एबीसीडी को उसी की चाल में फंसाकर फिर राजनीति में कुछ ऐसे चाल चल देना कि अपनी जीत के आंकड़े को दुनिया गवाही के रूप में उनके लिए आज सिरमौर और ताज पहनाने के लिए आतुर है। ये सिन जिनपिंग कि कितनी ऐसी कहानियां हुई होगी जो उनको वहां से लेकर आज यहां तक पहुंचा रहा है। ये कहना बहुत आसान लग रहा है मुझे, बट कितने लोगों को इन्होंने रास्ते से हटाया होगा। जब सत्ता पे आए, कितने लोग दिन में गायब हुए, रात में सर झुकाए सलाम जिनपिंग कह रहे होंगे। कितने लोग होंगे जिनको भ्रष्टाचार के नाम पे इन्होंने सुन फंसाया होगा, अपने रास्ते से निकाला होगा। चाइना का यह डेटा कहता है कि लगभग 23 लाख लोगों को इन्होंने जेल की काली कोठरी में डाल दिया। किसकी वजह से? वो जानते थे इन लोगों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी तो जिनपिंग साहब 2032 तक राज कर सकेंगे। कई ऐसे मोड़ आए इनकी जिंदगी पे जहां समझने के लिए आपको इतिहास के उस झरोखे को झांकना पड़ेगा, तब जाकर सच्चाई से अवगत हो पाएंगे। लेकिन मैं अब चलता हूं कि चाइना को चाइना बनाने में माओ से तुंग, जो आज के जो चाइना को जन्म दिया, और डेन जाओपिंग जिस तरह से आप हिंदुस्तान में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 1991 में लिबरलाइजेशन किया, उसी तरह डेन जाओपिंग 1979 में चाइना में लिबरलाइजेशन किया। आज का जो चाइना देख रहे हैं, जो बाजार जो देख रहे हैं, बाजार मुक्त बाजार जो देख रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ये सब जो रोड में बना है, ये सारा का सारा डेन जाओपिंग का ही खेल है। हम 12 साल पीछे लिबरलाइजेशन को लागू किया, हमारी उन्नति हुई, लेकिन उस 12 साल का जो लिबरलाइजेशन हिंदुस्तान ने देखा है और चाइना से अगर कंपेयर करेंगे तो हम 50 साल का गैप लेकर चल रहे हैं। जितना R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चाइना ने इन्वेस्ट किया, दुनिया 100 साल पीछे है। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलकर आया। डोनाल्ड ट्रंप 30 बड़ी कंपनियों को साथ में लेकर गया था कि कुछ तो डील करें, चूंकि अपने आप को सुपर डील मास्टर समझते हैं।
लेकिन ढाक के 3 पाव, आंखों में आंख डालकर जिनपिंग ने उसे एहसास करा दिया कि मैं वो सभ्यता से आता हूँ 50,000 और 5,000 पूर्व की सभ्यताओं से हमारा नाता रिश्ता रहा है, जब तुम्हारा कहीं नामो निशान नहीं था, तुम्हारा कोई पगडंडी नहीं था, तुम्हारा कोई घर द्वार नहीं था। तुम मुझे आंख दिखाने की कोशिश मत करना, भूल जाओ कि तुम सुपर पावर हो। 2018 से ट्रंप पगला सा गया है, उसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि चाइना यहां तक खबर ले लिया है उसके बैकयार्ड में 700 अरब $700 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उनके सारे पनामा बंदरगाह पे इन्वेस्टमेंट ऐसे कर दिया। उस पनामा के 2 बंदरगाहों पे कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पीट पीट कर चाइनीज को भगाया। चाइनीज साहूकार के जैसा होता है, उसका माइंड साहूकार के जैसा है, बिजनेस करना जानता है, वो उलझना नहीं चाहता है और सामने उसे उलझाना भी चाहता है, रास्ता निकाल लेता है। बट उसका एक्सपेंड करने की जो नीतियां है उसको छोड़ता नहीं है। उसने अमेरिका को बहुत डेंट ही नहीं दिया है, बल्कि पेरू जो अमेरिका के गलियारे कहलाते हैं, पेरू में उन्होंने अभी एक बंदरगाह बनाया जहां से मक्का, फ्रूट, वेजिटेबल सारी चीज़ों का वो जो है आना जाना सब समुद्री मार्ग से कर सकते हैं, और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लिहाजा लगभग $4 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किया पेरू की सरकार से। फिर अमेरिका बातचीत किया डोनाल्ड ट्रंप, और फिर उनका एक दूसरा बंदरगाह लिया जो कि नेवी बेस था। इस तरह से हर जगह घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना को अमेरिका, बट चाइना है कि उसे काफी दूर निकल चुका है। और जब कहीं कुछ नहीं कर पा रहा तो शरणागत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप गए वहां पे, बट डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास हो गया खाली हाथ लौट के आना पड़ा। पुतिन 2025 में उनके जो इंटेलिजेंस जो भी उनके लोग होंगे, उन्होंने एक सीक्रेट रिपोर्ट दिया कि रसिया ने उसके 1000 किलोमीटर एरिया को ऑक्युपाई कर लिया है, और पुतिन के पैर थोड़े जमीन खिसक गया। ये कैसे हो सकता है? किसी तरह इसको लीपापोती की गई। रसिया को भी $170 बिलियन कर्ज के रूप में दिया है। अफ्रीका के सारे कंट्री को आप ले लीजिए, सब कर्ज तले चाइना के कर्ज तले दबा हुआ है। किसको कर्जा नहीं दिया? सब जगह कर्ज से कर्ज लबालब भरा हुआ है। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, पनामा हो गया, इक्वाडोर हो गया, सब जगह चाइना है। और अमेरिका को लगता है ये हमारा एरिया है, इसमें चाइना कैसे घुस गया है। अभी वेनेजुएला को $111 बिलियन उन्होंने कर्जा दिया है। आप सोचिए कि विश्व का सुपर पावर, मिलिट्री पावर रसिया है, वो भी इसके गिरफ्त में आ चुका है, किसी को नहीं छोड़ा इसने। इसलिए शी जिनपिंग की जो कहानी मैंने आपको बताया, ये और आगे जाएगा। अभी 2032 इंतजार कर रहा है। हमारा हिंदुस्तान के साथ में उसका किस तरह का व्यवहार होगा, किस तरह का ताल्लुक है, हमने देखा है। डोकलाम जैसे जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसको भी हमने झेला है। हमने कई और अपने सरहदों पे इस तरह से चीनियों के साथ में देखा है, और शी जिनपिंग का इरादा बड़ा एक्सपेंड वाला है। देखते हैं इतिहास शी जिनपिंग को 2032 तक कैसे याद करता है। थैंक यू सो मच।